तो आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्यादा प्यारी होने वाली है। तो आज की कहानी उस दौर की होती है जब जापान कोरिया के ऊपर कब्जा करना चाहता था और इन दोनों देशों के संघर्ष में एक गरीब पानी वाला कुछ ऐसा कर देता है जिससे पूरा जापान उसे देखता रह गया। और दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है और इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जापान के अंदर एक साइकिल रेस हो रही होती है, लेकिन इस रेस में हमेशा की तरह ही जापान ही जीतता है क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से रेस में कोई ना कोई चीटिंग करता है और ये चीज खुलेआम दिखती भी है। लेकिन किसी की भी ये मजाल नहीं होती कोई इस पे सवाल उठा सके। यहाँ तक कि कोरिया की सरकार भी उनसे कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उनका कहना था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ तो वो कोरिया के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि जापान ने कोरिया के अंदर हेविली इन्वेस्ट किया होता है और वो यहाँ पर कोरिया में सड़कें बनवाना, रेलवे स्टेशंस बनवाना और काफी ज्यादा डेवलपमेंट करवा रही होती है और ऐसी कई चीजें कर रही होती है। और जापान का तो ये कहना था तुम हमें कोरिया सौंप दो क्योंकि हम तुमसे बेहतर कोरिया को संभाल सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रेस खत्म होती है और एक मोतीशी नाम का जापानीज इस रेस को जीत जाता है और सब मायूस होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक तरीके से कोरिया के देशभक्त होते हैं और उनका कहना होता है कि हमें किसी भी तरीके से जापान को हराना होगा क्योंकि अब जापान की हदें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं और वो हमें कुछ भी नहीं समझते। और अब इनमें से एक आदमी कहता है कि हमें दूसरे देशों से मदद मांगनी चाहिए और अगर वो हमारी मदद करें तो हम भी जापान से जंग लड़ सकते हैं और उन्हें हरा भी सकते हैं। लेकिन इनमें से ही एक आदमी होता है जिसका नाम कैंग होता है। वो यहाँ पर कहता है कि अगर जंग हुई तो काफी सारे लोग मारे जाएंगे और तुम लोगों ने देखा है कि कोरिया के लोग उस बाइसिकल कंपटीशन को कितना ज्यादा पसंद करते हैं और अगर हम बस उस बाइसिकल रेस को किसी तरीके से जीत जाएं तो हम हमारे लोगों का भरोसा भी जीत सकेंगे और इसके बाद हम जापान से लड़ भी सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी कैंग की बात पसंद नहीं आती और वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। अब इसकी दूसरी तरफ हम टोजी को देखते हैं जो कि एक जवान लड़का है और वो अपने परिवार की तंगी के कारण यहाँ पर पानी बेचा करता है। लेकिन आज वो यहाँ पर देखता है कि कोई भी उसका पानी खरीद नहीं रहा होता और तब वो एक आदमी को देखता है जिसने अपनी साइकिल पर पीछे पानी रखा होता है। दरअसल जिस गाँव में टोजी रहता है उस गांव में किसी के पास भी साइकिल नहीं है और यहाँ पर उस आदमी के पास साइकिल देखकर टोजी हैरान रह जाता है क्योंकि उस आदमी ने बहुत ही जल्दी बहुत लोगों को पानी बेच दिया होता है। अब इसी दौरान हम उस मार्केट में हांजो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर बाजार में एक साइकिल चलाने का कैंपेन करता है जिसमें वो सभी को साइकिल चलाने का मौका देता है। और टोजी जब इस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी साइकिल नहीं चलाई होती और वो इतनी महंगी आती है कि वो उसे खरीद भी नहीं सकता। और यहाँ पर हांजो से बताता है कि वो इस साइकिल को एक बार फ्री में चला सकता है और ये सुनकर टोजी बहुत ही खुश होता है और वो यहाँ पर साइकिल को चलाना शुरू करता है। लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो पहली बार साइकिल चला रहा होता है और उससे साइकिल बैलेंस नहीं हो पाती। और घर पहुंचने के बाद टोजी को पता चलता है कि उसके छोटे भाई रॉन ने अपना एडमिशन लॉ कॉलेज में करवा लिया है और क्योंकि वो पढ़ाई में काफी तेज है तो उसके पिता ने अपने खेत बेचकर उसकी फीस भर देते हैं क्योंकि उनका यही मानना होता है कि टोजी तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए वो अपने छोटे बेटे रॉन के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो आगे जाकर कुछ तो बड़ा करेगा। और इधर हम टोजी को देखते हैं जो कि आसमान में देखते हुए साइकिल के बारे में ही सोच रहा होता है। अब तभी वहाँ पर रॉन आ जाता है और वो अपने साइकिल चलाने के किस्से को बताने लगता है और वो सुनकर टोजी कहने लगता है कि काश उसके पास भी साइकिल होती क्योंकि साइकिल की मदद से वो और भी पैसे कमा सकता है। अब अगले दिन जब टोजी अपना काम करके घर लौटता है तब रॉनी उसे घर के पीछे जाने के लिए कहता है और टोजी यहाँ पर जब घर के पीछे जाता है तब वो वहाँ पर एक साइकिल को देखता है जिसे देखकर टोजी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। और यहाँ पर दरअसल रॉन ने अपने कॉलेज की फीस से इस साइकिल को खरीदा होता है क्योंकि उसके लिए उसके भाई की खुशी ज्यादा मायने रखती है। और रॉन उससे कहता है कि हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे और टोजी उससे कहता है कि वो जल्दी और मेहनत करके उसके पैसे लौटा देगा। और अब यहाँ पर टोजी बहुत मेहनत करता है और अब तो उसे अच्छे से साइकिल चलाना भी आ जाती है। और अब जब वो पहले पहले हफ्ते अपनी कमाई इकट्ठा करता है तो वो अपने पिता के लिए जूते खरीदने के लिए जाता है। लेकिन वो जैसे ही जूते खरीद कर बाहर आता है तब वो देखता है कि बाहर उसकी साइकिल नहीं है और कोई उसकी साइकिल लेकर भाग गया है। अब ये देखकर वो साइकिल को काफी ढूंढता है लेकिन उसे साइकिल नहीं मिलती जिस वजह से वो रोते हुए वापस से घर आ जाता है। अब जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो टोजी को काफी मारता है लेकिन टोजी अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालता।
वो बस चुपचाप पिटता रहता है। लेकिन इसमें आखिर उस बेचारे की भी क्या गलती है, क्योंकि आखिर में वो अपनी साइकिल सर पे लेके तो नहीं घूम सकता। और यही बात रॉन भी अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता को तो पैसे की ज्यादा चिंता होती है। और अब इसके बाद से टोजी अपने घर को छोड़ देता है और कहीं दूर जाके काम करने लगता है। लेकिन वहाँ पर काम दिलवाने के चक्कर में वो अपनी सारी सेविंग्स एक आदमी को दे देता है और वहाँ पर भी उसके साथ स्कैम हो जाता है, लेकिन हमेशा ही उसे बार बार धोखे मिलते हैं। अब इसी बीच वो शहर में होने वाली साइकिल रेस को देखने जाता है, लेकिन उसके पास टिकट के पैसे नहीं होते, तो वो वहीं स्टेज के नीचे से अंदर घुस जाता है। लेकिन उसी की तरह एक और लड़की वहाँ पर होती है और ये वही लड़की होती है जिसे शुरुआत में हमने एक वॉलेंटियर के रूप में देखा था। और दरअसल ये लड़की अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आई होती है जिसे वो वहीं पर लगा देती है, लेकिन जापानीज आर्मी के कुत्ते उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब टोजी यहाँ पर देखता है कि वो लड़की अपना बैग भूल गई है, तो वो उस बैग को उस लड़की को वापस लाकर देता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि उस बैग के अंदर क्या है। अब वो बैग देखकर वो लड़की टोजी के ऊपर काफी चिल्लाती है, लेकिन अब उस बॉम्ब का टाइमर होने वाला है, इसलिए वो उस बॉम्ब को रेस ट्रैक के ऊपर फेंक देती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और बाकी के कोरियन वॉलेंटियर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी को शूट करने लगते हैं, जिसमें कुछ जापानीज मारे जाते हैं, लेकिन जापानीज आर्मी भी इनमें से एक बंदे को पकड़ लेती है और बाकी सारे तो भाग जाते हैं। अब इधर हम टोजी को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठकर एक पोस्टर को देख रहा होता है, जो कि साइकिल टूर्नामेंट के रिक्वायरमेंट के बारे में होता है। और उसके कैश प्राइज को देखकर टोजी तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन वो यहाँ पर काफी देर से पहुंचा होता है। लेकिन वहाँ पर कैंग की भतीजी वहाँ पर उसे देखती है, तो उसे काफी अच्छा लगता है और वो जैसे तैसे करके उसका एडमिशन करवा देती है। और यहाँ से शुरू होती है उसकी पहली रेस, और इस रेस में वो स्कैम वाला बंदा भी आया होता है जिसने टोजी को यहाँ पर काम दिलवाने के लिए स्कैम किया होता है। और ये देखकर टोजी का खून खौल जाता है। और अब यहाँ पर रेस शुरू होती है और वो स्कैम वाला बंदा तो तेजी से आगे भागने लगता है, लेकिन फिर टोजी भी उसका पीछा करता है और इस रेस में ये दोनों ही सबसे आगे होता है। और आखिर में इन दोनों के बीच ही इस रेस का टाई हो जाता है और ये देखकर कैंग काफी खुश होता है। लेकिन रेस खत्म होने के बाद टोजी उस स्कैमर को काफी पीटता है, क्योंकि उसने उसके साथ स्कैम किया होता है। अब रात को यहाँ पर कैंग उन्हें बताता है कि उन्हें काफी सख्त ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि उन लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को ही सेलेक्ट किया जाएगा और तभी जाके उन्हें प्राइज मिलेगा। अब इसके बाद सभी को खाना सर्व किया जाता है, जहाँ पर ये सब वही लड़की कर रही होती है जो कि टोजी को कहीं ना कहीं पसंद करती है, और इसीलिए वो टोजी को ज्यादा खाना परोसती है। और इसकी दूसरी तरफ हम उस वॉलेंटियर को देखते हैं जिसे जापानीज आर्मी ने पकड़ लिया होता है, और यहाँ पर जापानीज आर्मी ने उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बदतर कर दी होती है। और यहाँ पर वो उससे बार बार अपने साथियों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो लड़का अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताता और बस मार खाता रहता है। और इधर हम शिन नाम की लड़की को देखते हैं, और ये वही लड़की होती है जिसने साइकिल रेस में धमाका किया होता है। और वो यहाँ पर कैंग के पास आती है कुछ पैसे मांगने के लिए, और कैंग उसे वो पैसे दे देता है क्योंकि वो उसे बचपन से जानता था, और इसलिए वो उससे कहता है कि जापानीज आर्मी ने हमारे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है, और इसलिए अब तुम केयरफुल हो जाओ और इस काम को छोड़ दो और मेरे साथ मेरे मिशन को ज्वाइन कर लो। लेकिन शिन कहती है कि मेरा देश खतरे में है और इन साइकिलिस्ट को ट्रेन करना एक तरीके की सिर्फ बेवकूफ़ी है। और यहाँ पर शिन कैंग की काफी इज्जत करती है, लेकिन उन दोनों की सोच काफी अलग है। और इसके बाद यहाँ पर शिन चीफ से जाकर उनके अगले मिशन के बारे में पूछती है। तब चीफ उससे कहता है कि जापानीज आर्मी ने हमारे कई लोगों को पकड़ लिया है, तो तुम्हें अब काफी केयरफुल होना होगा। और इसी के साथ वो उसे एक पार्सल थमा देता है, और शिन जब उसे खोलती है तो उसमें उबले हुए आलू होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब उसे ब्रेक लेना चाहिए। और इसकी दूसरी तरफ हमें कैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ काफी मेहनत कर रहा होता है, और उसे इस बात पे पूरा भरोसा होता है कि जो काम जंग से नहीं हो पाएगा वो काम ये रेस करके दिखाएगी। लेकिन इतने में वहाँ पर कुछ जापानीज आते हैं और इस रेस को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन कैंग उन्हें परमिशन लेटर दिखाता है, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर उल्टा उसी को थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि तुम लोग हमसे कभी नहीं जीत सकते और तुम बस एक गंदी नाली के कीड़े हो और तुम सिर्फ हमारी गुलामी के लिए बने हो। लेकिन अभी भी कैंग कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी उसके पास एक मकसद है और वो ये साबित करके रहेगा कि कोरियंस भी किसी से कम नहीं है। अब रात को वो स्कैमर डैंजो टोजी को बताता है कि पास ही में एक इलीगल रेस होने वाली है जिसमें लोग पैसे लगाते हैं, और उसका कुछ हिस्सा रेसर को भी मिलता है। और टोजी को पैसे की काफी जरूरत थी, इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है और वो यहाँ पर रेस जीतने वाला होता है।
कि इतने में वहाँ पर कैंग आ जाता है। अब इतने में वहाँ पर डेंजो तो भाग जाता है, लेकिन टोजी नहीं भाग पाता और टोजी को सजा के तौर पर कैंप से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन टोजी पूरी रात कैंग के घर के बाहर ही बैठा रहता है ताकि कैंग उसे माफ कर दे। अब टोजी के इस जज्बे को देखने के बाद कैंग उसे माफ तो कर देता है, लेकिन अब उसे बिना सीट के ही साइकिल चलानी पड़ेगी और इसमें टोजी बार बार गिरता है, लेकिन वो फिर से कोशिश करने लगता है और फिर कैंग उसे चक्की चलाने के लिए भी देता है। और कैंग की भतीजी अपने चाचा से कहती है कि वो अब दर्द में है और आपको ये सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन कैंग उसे समझाता है कि ये चीज उसे मजबूत बनाएगी और ये चीज उसे लड़ने की हिम्मत देगी, और जो चीज इंसान अपने दुख में सीखता है वो उसे हमेशा ही याद रखता है। और इसके बाद हम शिन और चीफ को देखते हैं जो कि प्लान बनाता है। हमें सबसे पहले कोरिया में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन को बंद करना होगा, क्योंकि इससे जापानीज कल्चर हमारे यहाँ पर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन उनका ये प्लान जापानीज भी समझ चुके थे और वो समझ जाता है कि अब वो लोग का साइकिल कंपनी के सीईओ को अपना अगला निशाना बनाएंगे। और होता भी यही है, जहाँ पर शिन और चीफ बेस बदलकर उसी साइकिल कंपनी में जाता है, लेकिन वो लोग बिना कुछ करे ही वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें खतरे की आशंका हो चुकी थी। और यहाँ पर कैंप में इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद 2 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें एक का नाम होता है सैरम और दूसरा होता है हमारा टोजी। और टोजी को तो यहाँ पर अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि उसका नाम भी लिया गया है। और अब अगले दिन रेस कोर्ट पर टोजी को उतारा जाता है, लेकिन वो इतने बड़े ग्राउंड को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन फिर अपने भाई के बारे में याद करके कि वो इस वक्त जापान के अंदर रेलवे ट्रैक बना रहा है, क्योंकि जापानीज आर्मी ने उसके भाई को पकड़ लिया था और अब वो उसके भाई से गुलामों की तरह काम करवा रहे हैं। और अब यहाँ पर टोजी अपने भाई के लिए इस रेस को जीतना चाहता है, लेकिन अब मटीशी जो कि इस रेस को पिछले 11 सालों से जीत रहा है, वो ठीक उसके साइड में आता है और टोजी को धक्का दे देता है, जिससे कि टोजी पीछे रह जाता है। लेकिन फिर टोजी अपनी पूरी हिम्मत बांधता है और अपनी पूरी जान लगाकर मटीशी के ठीक पीछे पहुंच जाता है। लेकिन मटीशी अपने साथियों से कहता है कि उसका रास्ता ब्लॉक कर दो, और वो लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन टोजी अपनी स्पीड बढ़ाकर उन लोगों से आगे निकल जाता है, लेकिन उसका पूरा मुकाबला अभी मटीशी से होता है जो कि अभी सबसे आगे होता है। लेकिन मटीशी यहाँ पर काफी चीटिंग करता है और वो सीरम को बीच रेस में ही गिरा देता है। और तब सीरम गिरकर कहता है कि टोजी तुम्हें जीतना होगा, और सीरम की बात सुनकर टोजी को भी जोश आ जाता है। लेकिन अभी भी टोजी मटीशी की काफी पीछे था। लेकिन फिर टोजी अपनी उस ट्रेनिंग को याद करता है जिसमें उसे बिना सीट के साइकिल चलानी होती है, और अब टोजी उसी को याद करता है और अपनी सीट से खड़ा होकर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। और आखिरकार वो मटीशी से भी आगे निकल जाता है और अपनी इस चीज से वो पूरे जापान को शॉक कर देता है। और यहाँ पर टोजी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसने क्या कर दिया है। लेकिन टोजी की इस चीज से सबसे ज्यादा खुश तो कैंग हुआ होता है। और अब इसके दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि उस साइकिल कंपनी के सीईओ को मारने जाती है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही जापानीज आर्मी के आदमी होते हैं जो कि उसे घेर लेते हैं। तब शिन थोड़ी देर तक मुकाबला तो करती है, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाती। तब वहाँ पर चीफ कार लेकर आता है और वो शिन से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, तब तक मैं इनका मुकाबला करता हूँ। लेकिन आखिरकार एक बंदा इतने लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता है। और कुछ ही देर बाद चीफ की मौत हो जाती है और शिन भागकर कैंप आ जाती है। और कैंग यहाँ पर उसे खून की सनी हालत में देखकर उसका इलाज करता है। वहीं बाहर मीडिया रिपोर्टर्स आए होते हैं जो कि टोजी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, क्योंकि उसने 11 बार लगातार जीतने वाले को आज हराया होता है। और वहीं टोजी को किंग भी अपना इनाम बेचता है। लेकिन वही टोजी तो अपने पिता, अपने भाई और अपनी छोटी बहन को काफी मिस कर रहा होता है। और तब यहाँ पर कैंग उससे कहता है कि तुम अगली रेस जीतने के बाद उनसे मिलने के लिए चले जाना। और फिर अगला दिन आता है और इस रेस में भी जापानीज एक बार फिर से चीटिंग करते हैं, लेकिन टोजी इस रेस को भी जीत जाता है। और इस रेस के बाद तो उसका नाम सुर्खियों में आ जाता है और चारों तरफ टोजी की गूंज होती है। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉन जहाँ पर रेलवे ट्रैक बना रहा होता है, उसे एक न्यूज़पेपर में टोजी की खबर मिलती है और इस खबर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जापानीज आर्मी का एक आदमी आता है और वो कहता है कि हमने भी एक रेस करवाने का सोचा है और इसके लिए सभी के सभी तैयार हो जाओ। लेकिन ये रेस एक्चुअल में मौत की रेस होती है, क्योंकि ऊपर खड़ा हुआ जापानीज जनरल इन्हें एक एक करके गोलियों से मार देता है और रॉन भी उसमें शामिल होता है। और इधर हम देखते हैं जब शिन ठीक होकर आती है तब सभी बच्चे टोजी का नाम पुकार रहे होते हैं और उनके चेहरे पर बहुत ही खुशी होती है और इसलिए फिर वो टोजी से मिलना चाहती है। लेकिन टोजी उसके सामने आने से डरता है, जिसके बाद शिन उसे समझाती है
और दोनों ही वॉक पर जाते हैं। और फिर शिन टोजी को कुछ बच्चों को उसका नाम पुकारते हुए दिखाती है और वो टोजी से कहती है कि तुम प्लीज हमेशा ही जीतते रहना ताकि ये लोग हमेशा ही खुश रहें। और वैसे भी हमारे देश के पास बहुत ही कम मौके होते हैं खुश होने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिन उस कैंप को छोड़ देती है और उसने कैंग के लिए एक लेटर लिखा होता है और उस लेटर में उसने लिखा होता है कि अब वो अपने साथियों से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए जा रही है। अब वो लेटर पढ़कर कैंग काफी मायूस होता है क्योंकि अब शिन वो आखिरी मेंबर बची होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिन उस साइकिल कंपनी के सीईओ के पीछे पहुंचती है जो कि इस वक्त मार्केट में होता है, लेकिन वो शिन को देख लेता है और वहां से भागने लगता है। तब यहाँ पर शिन उसके ऊपर लगातार शूट करती है और एक बार तो सीईओ शिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर शिन एक कांच के टुकड़े से उसके गले पर वार करके उसे वहीं पर मार डालती है। अब इसके बाद वहाँ पर जल्दी से जापानीज आर्मी पहुंचती है जो कि शिन के ऊपर शूट करती है, लेकिन अभी भी शिन भाग रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर टोजी भी आ जाता है जो कि उसे सुबह से ढूंढ रहा था क्योंकि टोजी को उससे पहली नजर में प्यार हो गया था जो कि वो उससे कभी कह नहीं पाया और आज वो उसे बचा कर रहेगा। और इसलिए वो शिन को साइकिल पर बिठा लेता है और वो पूरी जान से साइकिल को चलाकर वहां से भाग रहा होता है। लेकिन आगे जाकर एक मोड़ आता है जहां चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है और उन्हें शूट किया जाता है जिसमें शिन की मौत हो जाती है। और पूरी कहानी में आज पहली बार हम टोजी की आंखों में वो दर्द देखते हैं जो कि किसी कोने में उसने अब तक दबा रखा था। अब इसके बाद जापानीज आर्मी के लोग आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसका भी वही हाल करते हैं जो कि इन लोगों ने उस पहले वॉलंटियर के साथ किया था। और वो लोग उसे काफी मारते पीटते हैं और यहाँ पर मीटिंग में सभी का कहना था कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन जापानीज जनरल का कहना था कि वो इतनी आसानी से कोरिया को हारते हुए नहीं देखना चाहता। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो साइकिलिस्ट अपने खुद के देश के सामने हारे और इससे पूरे कोरिया को भी समझ में आ जाएगा कि वो सिर्फ गुलामी के ही लायक हैं और इसके बाद हम उसे मार देंगे। और अब यहाँ पर अगली रेस के लिए जनरल गाटी को बुलाया जाता है जो कि पूरे जापान का सबसे तेज राइडर है और काफी कट्टर भी, और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसके दूसरी तरफ हम टोजी को देखते हैं जिसके पूरे शरीर पर काफी ज्यादा चोटें होती हैं और उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा होता, उसे हर जगह से दर्द हो रहा होता है। और अब इस रेस की खबर चारों ओर फैल जाती है और उसके पिता को भी पता चल जाता है कि उसके बेटे को पकड़ लिया गया है और इसीलिए अब वो लोग भी इस रेस को देखने के लिए जाते हैं। और अब जब टोजी बाहर आता है तो उसके सभी साथी उसे सपोर्ट करते हैं और उसके लिए रास्ता साफ करते हैं। अब जैसे जैसे राउंड खत्म होते जाते हैं टोजी गाटी के पास आता है और एक बार तो ऐसा समय आता है जब टोजी गाटी से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा होता है, लेकिन तभी गाटी टोजी को धक्का दे देता है जिससे टोजी बगल की दीवार में जाकर टकराता है, जिस वजह से टोजी का कंधा टूट जाता है और अब टोजी के जख्मों से भी खून आने लगता है। लेकिन फिर टोजी वहां पर खड़े हजारों कोरियंस की आंखों में देखता है जो कि उसे इस उम्मीद से देख रहे होते हैं कि एक और बार वो सबको साबित कर दे कि वो लोग भी किसी से कम नहीं। और उसे फिर शिन से किया हुआ वादा भी याद आता है तो फिर उसके पूरे शरीर में पतले का खून दौड़ना शुरू हो जाता है। और फिर जब आखिरी राउंड आता है तो टोजी और गाटी बिल्कुल आसपास ही होते हैं, लेकिन तब गाटी उसे काफी धक्का दे रहा होता है और बस फिर फिनिश लाइन पे पहुंचते ही दोनों वहीं पर गिर जाते हैं और चारों तरफ धूल उड़ चुकी थी और किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिर कौन जीता। लेकिन जब धूल हटती है तब यहाँ पर टोजी फिनिश लाइन के उस पार गिरा होता है और इसलिए टोजी इस रेस को जीत जाता है। और ये देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठता है और इसके बाद टोजी अपनी साइकिल को गुस्से में जनरल की ओर फेंकता है जिससे वहां पर जापान की आर्मी आ जाती है और यहाँ पर उसे लात घूंसों से मारा जाता है। लेकिन जैसा कि हर क्रांति को जगाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है और यहाँ पर ये काम टोजी ने कर दिया होता है और उसे मार खाते हुए देखकर सभी कोरियंस का खून खौल उठता है और ये लोग पहले जैसे सब कुछ देख के खामोश नहीं होते। उनके अंदर टोजी ने एक उम्मीद जगा दी होती है और अगर वो एक है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। और इसलिए वो सभी टोजी के आसपास घेरा बना लेते हैं और जनरल के करीब जाने लगते हैं और जापानीज आर्मी उनके सामने बंदूक लगाई होती है। ये देखकर सभी के सभी कोरियंस अपना राष्ट्रगान गाने लगते हैं। अब इसी बीच आर्मी वाले कुछ लोगों को शूट करते हैं पर उनकी जगह लेने के लिए कुछ और लोग आ जाते हैं और इसी को एकता कहते हैं और सभी अपने देश का राष्ट्रगान गाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और इसी एकता से हम गुलामी से बाहर आते हैं और इसी में सभी का खून शामिल होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो या फिर किसी भी रंग का हो।
और अगर हम सब एक हो जाएं, हम किसी भी बुराई से लड़ सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।